बिहार हिंदी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम जानेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी हिंदी में शामिल हिंदी साहित्य के इतिहास की पद्धतियों से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि यह आपके पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो यह आपके लिए मार्गदर्शन प्रश्न होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न एक। प्रश्न एक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे प्राचीनतम पद्धति कौन सी है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की सबसे प्राचीनतम पद्धति कौन सी है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्णात्मक अनुक्रम, वर्णानुक्रम पद्धति हो जाएगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। प्रश्न देखिए दो। प्रश्न दो है, स्त्रवार, दौला, लितिउत्तर ये हिंदुस्तानी ग्रंथ में किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो इस किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन अ सही हो जाएगा, वर्णा अनुक्रम। ऑप्शन ए से हो जाएगा, वर्णा अनुक्रम। प्रश्न देखिए तीन। प्रश्न तीन है, कवियों का विवरण उनके नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर देना क्या कहलाता है? कवियों का विवरण उनके नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर देना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्या? ऑप्शन बस सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्णा अनुक्रम पद्धति हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए चार। प्रश्न चार है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वप्रथम पद्धति किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वप्रथम पद्धति किसे माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन द अर्थात डी सही हो जाएगा, विधेयवादी पद्धति माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वप्रथम पद्धति किसे माना जाता है? विधेयवादी पद्धति माना जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। देखिए प्रश्न पाँच है। प्रश्न पाँच है, विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है? विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तेन। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन हो जाएंगे? तेन हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए छः। प्रश्न छः है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति को अपनाया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति को अपनाया है? तो वह पद्धति का नाम है, ऑप्शन सी से हो जाएगा, विधेयवादी पद्धति। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वह अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में किस पद्धति का प्रयोग किया है? विधेयवादी ग्रंथों का प्रयोग किया है, विधेयवादी। ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि सही होगा। प्रश्न सात है। प्रश्न सात है, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति का प्रयोग किया? जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने किस पद्धति का प्रयोग किया है? काला अनुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। ऑप्शन बी यानी कि बस सही हो जाएगा, काला अनुक्रम पद्धति। कौन काला अनुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने। प्रश्न देखिए आठ। प्रश्न आठ है, किस पद्धति में कवियों और लेखकों का विवरण उनके जन्म काल के क्रम से दिया गया है? किस पद्धति में कवियों और लेखकों का विवरण उनके जन्म काल के क्रम में दिया गया है? तो क्या है? जन्म काल क्रम में दिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा, कला अनुक्रम। कला अनुक्रम में कवियों और लेखकों के जन्म के क्रम के बारे में दिया गया है, उसको कला अनुक्रम कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए नौ। प्रश्न नौ है,
वैज्ञानिक पदार्थ में इतिहासकार कैसे होता है? वैज्ञानिक पदार्थ में जो इतिहासकार है वह कैसा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तटस्थ और वस्तुनिष्ठ है। वैज्ञानिक पदार्थ में इतिहासकार कैसा है? तटस्थ और वस्तुनिष्ठ है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 10। प्रश्न 10 है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किस पद्धति के आधार पर है? देखिए फिर से दोबारा देखिए जो प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह कथन किसका है, किस पद्धति का है? तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है, चित्तवृत्त और संचित प्रतिबिंब किस पद्धति का ये कथन है? तो ये हो जाएगा विधेयवादी पद्धति। ऑप्शन सी से हो जाएगा विधेयवादी पद्धति। प्रश्न देखिए 11। प्रश्न 11 है, विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत किन 3 तत्वों का विश्लेषण किया गया है? विधेयवादी पद्धति के अनुसार किन 3 तत्वों को विश्लेषण किया गया है? तो इसमें 3 पद्धति कौन कौन हो जाएगा? जाति, वातावरण और क्षण हो जाएगा। जाति, वातावरण और क्षण हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 12। प्रश्न 12 है, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में किस पद्धति का उपयोग किया है? जो शिव सिंह सेंगर है वह शिव सिंह सरोज जो उनकी रचना है उसमें किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा वर्णा अनुक्रम पद्धति। वर्णा अनुक्रम पद्धति का प्रयोग किए हैं। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 13। प्रश्न 13 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास लेखन में किस पद्धति की प्रधानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास लेखन में किस पद्धति की प्रधानता है? तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा इतिहास और समाजशास्त्रीय परंपरा। इतिहास और समाजशास्त्रीय परंपरा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 14। प्रश्न 14 है, किस पद्धति को कवि वृत्त संग्रह कहा गया है? किस पद्धति को कवि वृत्त यानी कि कवियों की वृत्त संग्रह कहा गया है? तो किसको कहा गया है? ऑप्शन स यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा वर्णा अनुक्रम और कला अनुक्रम को कवि वृत्त का संग्रह कहा गया है। किसको? वर्णा अनुक्रम और कला अनुक्रम पद्धति को कहा गया है। प्रश्न देखिए 15। प्रश्न 15 है, साहित्य इतिहास लेखन में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रमुख विद्वान हैं। साहित्य इतिहास लेखन में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रमुख विद्वान हैं। साहित्य इतिहास लेखन में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग कौन से विद्वान ये करते हैं? तो कौन विद्वान है? ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन स सही हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा जो हैं साहित्य इतिहास लेखन में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 16। प्रश्न 16 है, मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर साहित्य की व्याख्या करने वाली पद्धति कौन सी है? क्या पूछा गया है? मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर साहित्य की व्याख्या करने वाली पद्धति कौन सी है? तो ये कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन अ सही हो जाएगा समाजशास्त्रीय पद्धति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा समाजशास्त्रीय पद्धति। प्रश्न देखिए 17। प्रश्न 17 है, वैज्ञानिक पद्धति में मुख्य दोष क्या है? वैज्ञानिक पद्धति में मुख्य दोष क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति में मुख्य दोष क्या है? इसमें व्याख्या और विश्लेषण का अभाव है। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति में मुख्य दोष क्या क्या है? इसमें व्याख्या और विश्लेषण का अभाव है, यानी कि व्याख्या और विश्लेषण का नहीं किया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 18। प्रश्न 18 है, हिंदी साहित्य का वह इतिहास ग्रंथ जो विधेयवादी पद्धति का मील का पत्थर माना जाता है। हिंदी साहित्य का वह इतिहास ग्रंथ जो विधेयवादी पद्धति का मील का पत्थर माना जाता है।
तो किसको माना जाता है विधेयवादी पद्धति का? तो ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी यानी कि सही हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो इतिहास ग्रंथ है यह कौन लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को क्या कहा गया है? विधेयवादी पद्धति का मील का पत्थर माना गया है। प्रश्न देखिए 19। प्रश्न 19 है, गणपत चंद्रगुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किस पर जोर दिया? जो गणपत चंद्रगुप्त हैं इनके द्वारा लिखा गया, गणपत चंद्रगुप्त द्वारा लिखा गया जो हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक इतिहास हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? गणपत चंद्रगुप्त ने लिखा है। तो इसमें हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किसका जोर दिया गया है? तो इसमें दिया गया है विकासवादी पद्धतियों का जोर दिया गया है। ऑप्शन बी यानी कि बस सही हो जाएगा विकासवादी पद्धति। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा? गणपत चंद्रगुप्त द्वारा लिखा गया है। प्रश्न देखिए 20। प्रश्न 20 है, साहित्य के इतिहास की भाषा विज्ञान से जोड़ने वाली पद्धति कौन सी है? साहित्य के इतिहास की भाषा विज्ञान, साहित्य के इतिहास को भाषा विज्ञान से जोड़ने वाली पद्धति कौन सी है? तो ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि सही हो जाएगा भाषा वैज्ञानिक पद्धति। साहित्य के इतिहास को भाषा विज्ञान से जोड़ने वाली पद्धति क्या हो जाएगा? भाषा वैज्ञानिक पद्धति हो जाएगा। विज्ञान और भाषा है तो वैज्ञानिक पद्धति हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 21। प्रश्न 21 है, वर्णानुक्रम पद्धति को शब्दकोश के समान किसने माना है? वर्णानुक्रम पद्धति को शब्दकोश के समान किसने माना है? तो ये कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ऑप्शन बी से हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न देखिए 22। प्रश्न 22 है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में परंपरा और युगीन चेतना का समन्वय किसने किया? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में परंपरा और युगीन चेतना का समन्वय किसने किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन सी से हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में परंपरा और युगीन चेतना का समन्वय किसने किया है? तो ये किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी यानी कि सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 23। प्रश्न 23 है, ग्रियर्सन की पद्धति कालानुक्रम होते हुए भी वर्णानुक्रम से श्रेष्ठ क्यों है? जो ग्रियर्सन की जो पद्धति है कालानुक्रम से होते हुए भी किन में वर्णानुक्रम में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है? तो किसके कारण माना गया है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें कवियों का काल के अनुसार वर्गीकरण और प्रवृत्तियों का उल्लेख था, इसलिए वर्णानुक्रम सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 24। प्रश्न 24 है, विधेयवादी पद्धति के अनुसार साहित्य का विकास किसके साथ बदलता है? विधेयवादी पद्धति के अनुसार साहित्य का विकास किसके साथ बदलता है? तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा जनता की चित्तवृत्तियों पर। ऑप्शन बी से हो जाएगा जनता की चित्तवृत्तियाँ, यानी कि विधेयवादी पद्धति में चित्तवृत्ति ऑप्शन और बिंब ये शब्द आएंगे तो हम विधेयवादी पद्धति के अनुसार मानेंगे। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 25। प्रश्न 25 है, किस पद्धति में तथ्यों के संकलन को ही इतिहास माना जाता है? किस पद्धति में तथ्यों का संकलन ही इतिहास माना जाता है? तो किस में माना जाता है? ऑप्शन बी से हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति। ऑप्शन बी से हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति। प्रश्न 26 है, देखिए प्रश्न 26, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा कौन से पद्धति अपनाई? हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक, देखिए इसमें क्या हो गया? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कौन से पद्धति का प्रयोग किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा आलोचनात्मक पद्धति को अपनाया है। तो शुक्ल जी इस पद्धति का अनुसरण करते हैं।
प्रश्न देखिए 27। प्रश्न 27 है, राम स्वरूप चतुर्वेदी की इतिहास दृष्टि किस पद्धति पर आधारित है? आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी की इतिहास दृष्टि से किस पर इनकी आधारित है? तो कौन से? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संवेदना और भाषा द्वंद्व पर। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 28। प्रश्न 28 है, मिश्र बंधु द्वारा काल विभाजन के लिए अपनाई गई पद्धति का मुख्य आधार क्या था? मिश्र बंधु द्वारा काल विभाजन के लिए अपनाई गई पद्धति का मुख्य आधार क्या था? तो क्या था? काला अनुक्रम था। ऑप्शन बी से हो जाएगा, काला अनुक्रम। प्रश्न देखिए 29। प्रश्न 29 है, आधुनिक काल के इतिहास लेखन में नारीवाद और दलितवाद। आधुनिक काल के इतिहास में नारीवाद और दलितवाद दृष्टि किस पद्धति का हिस्सा है? तो किस पद्धति का हिस्सा है नारीवाद और दलितवाद? दलित दृष्टि में तो ये हो जाएगा समाजशास्त्री और विमर्शवादी पद्धति में ये आ जाएंगे। नारीवाद और दलित दृष्टि की पद्धति में समाजशास्त्री और विमर्शवादी। ऑप्शन बी सही होगा। और अंतिम प्रश्न है, इतिहास लेखन की वह पद्धति जो केवल वस्तु पर ध्यान देती है, मूल्यांकन पर नहीं। इतिहास लेखन की वह पद्धति जो केवल वस्तु पर ध्यान देती है बल्कि मूल्यांकन पर ध्यान नहीं देती है, तो ये कौन से पद्धति हो जाएगा? ये हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति। मूल्यांकन पर ध्यान नहीं देती है बल्कि वस्तु पर ध्यान देती है, तो ये पद्धति कौन सा हो जाएगा? वैज्ञानिक पद्धति हो जाएगा। साथियों, हमारे चैनल बिहार हिंदी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। धन्यवाद।